अपने एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खबर ये है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर फर्स्ट। इस मॉडल पेपर में हमने आरपीएससी के पेपर की तरह 100 क्वेश्चन शामिल किए हैं। हर सब्जेक्ट हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं और एकदम आरपीएससी के पेपर के जो पैटर्न है उसी के आधार पर ये हमने मॉडल पेपर बनाया है। इसी तरह के कम से कम 10 मॉडल पेपर हम इस यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कुछ ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर। वीडियो के आखिर में आप बताइए कि इन 100 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध, सरदार समंद बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? लूणी, बनास, जवाई, माही। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों लूणी बेसिन। ठीक है, लूणी बेसिन में जसवंत सागर, हेमावास, जवाई बांध और सरदार समंद बांध आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का क्या नाम है? नाम क्या है? बावड़ी, कुएं, टंकी, खड़ीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, खड़ीन। जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उन्होंने जल संचय की एक नई पद्धति विकसित की और उस पद्धति का नाम था खड़ीन। क्या था दोस्तों? खड़ीन। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 जो राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। हमें स्थिति बतानी है और भौगोलिक क्षेत्रफल बताना है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर और क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर, क्षेत्रफल है 3,42,245.69 वर्ग किलोमीटर। फिर है ऑप्शन सी 23 डिग्री 25 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 29 मिनट से लेकर 78 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और जो क्षेत्रफल है 3,42,241.33 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है 23 डिग्री 28 मिनट से लेकर 30 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 21 मिनट से लेकर 78 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर, क्षेत्रफल है 3,42,243.67 वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर और राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। राजस्थान में कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? वर्षा दिनों की संख्या कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? टोंक, सवाईमाधोपुर एवं करौली, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं बारा, सिरोही, उदयपुर एवं राजसमंद, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर। सबसे ज़्यादा वर्षा दिनों की संख्या कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों झालावाड़, बांसवाड़ा एवं बारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया था? कौन से प्रोजेक्ट का? गोल्डन रेंज प्रोजेक्ट का। मक्का, अरहर, सरसों, गेहूं। प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज का आरंभ है वो किया गया था दोस्तों मक्का के लिए। ठीक है, किसके लिए? मक्का के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? पशुओं के लिए फ्री में दवाई कब से शुरू की गई? 2012, 2008, 2015, 2006। निःशुल्क दवा योजना पशुओं के लिए जारी की गई थी दोस्तों 2012 से। कब से? 2012 से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन था? 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है दोस्तों और उसे किसने बनाया? अबानेरी, दौसा, चांद राजा, नीमराणा, अलवर, टोडरमल, बूंदी, रानी नाथावती, भांडारोद, दौसा, दीप सिंह। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है दोस्तों? 9 मंजिला बावड़ी है नीमराणा, अलवर में। और इसका निर्माता कौन था? इसका निर्माता था टोडरमल, जो कि अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री था। राजस्थान का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने लायक सवाल है। राजस्थान का पहला गांव कौन सा है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? कालाडेरा, नाइला, खानपुरा, केथुम। साइबर कियोस्क की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? ये की गई थी
काला डेरा जयपुर में। कहाँ की गई थी? काला डेरा जयपुर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? गमेती कौन सी जनजाति का नेता होता है? भील, मीणा, गुजर, ग्रासिया। गमेती का संबंध है वो होता है दोस्तों भील जनजाति से। किससे होता है? भील जनजाति से होता है। भील जनजाति का जो मुखिया है उसे गमेती कहते हैं। राजस्थान में साक्षरता दर में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले कितना कम है? राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर ज़्यादा है, महिला साक्षरता दर कम है। हमें बताना है कि महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर के बीच में अंतर क्या है। लगभग 27%, लगभग 22%, लगभग 25%, लगभग 30%। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों लगभग 27%। कितना? 27%। पुरुष साक्षरता दर है लगभग 79, महिला साक्षरता दर है लगभग 52। इनके बीच में जो अंतर है वो आएगा दोस्तों 27, यानी 27% पुरुष और महिला साक्षरता के बीच में अंतर है। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र कृष्ण तृतीया। गणगौर का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है, ये हिंदू त्योहारों में आखिरी त्यौहार माना जाता है जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकार निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिख दिया करता था? चित्रकार निहाल चंद का संबंध किस चित्र शैली से है? यह है दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली से। जब ये चित्र बनाता उसके नीचे अपना नाम लिखता। अपना नाम कौन सी ज़बान में लिखता? अंग्रेजी, हिंदी, राजस्थानी, फारसी। निहाल चंद है वो अपना नाम चित्र के नीचे फारसी भाषा में लिखता था। किस ज़बान में लिखता था दोस्तों? फारसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि हमें सम्मिलित करना है, बड़ा क्वेश्चन है। सम्मिलित कीजिए लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल। लोक देवता बताने, उनके तीर्थ स्थल बताने। पांचोटा गांव, तल्लीनाथ, परबत नागौर, तेजाजी, कोल्लू गांव, देवनारायण जी, आसिंद, पाबूजी। इनमें से हमें सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कैसा होगा दोस्तों? पांचोटा गांव का संबंध है वो तल्लीनाथ जी से। ठीक है, ये सही है। परबत का जो संबंध है वो है तेजाजी से, ये भी सही है। कोल्लू गांव का फलोदी का संबंध है वो है दोस्तों पाबूजी से, तो सी इसमें आएगा। आसिंद भीलवाड़ा का संबंध है ये है देवनारायण जी से, तो डी इसमें आएगा। यानी क्या होगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 ऑप्शन 1 में है। ठीक है, 1 2 4 3 ऑप्शन 1 में है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत एवं खेल को कहते हैं। जब लड़के की बारात घर से निकलती है उसके पीछे से घर की महिलाएं तरह तरह के खेल खेलती है, गीत गाती है, उनको क्या कहते हैं? ओलंदी, रंगदारी, आख्या, टूंटिया। बारात जाने के बाद में जो घर की महिलाएं नृत्य और गायन करती है, खेल खेलती है, उनको कहते हैं दोस्तों टूंटिया। ठीक है, क्या कहते हैं? टूंटिया। मांगनियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? मांगनियार जो कि जैसलमेर बाड़मेर के इलाके में मिलते हैं वो मुख्य रूप से कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर, बपंग, रवाज, कमाइचा। मांगनियारों का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है दोस्तों कमाइचा। कौन सा है? कमाइचा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? कौन सा संत है इनमें से जिसने मेवाती भाषा का प्रयोग नहीं किया? लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सहजोबाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों सुंदरदास। ठीक है, संत सुंदरदास जी ने मेवाती भाषा का प्रयोग न करके ब्रज और ढूंढाड़ी भाषा का प्रयोग किया। बाकी के लालदास, चरणदास, सहजोबाई ने अपने लेखन में अपने ग्रंथों में मेवाती बोली का प्रयोग किया था। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जयगढ़, भटनेर, आमेर, रणथंभौर। नौलखा दरवाज़ा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है? वो है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग का। किस दुर्ग का है? रणथंभौर दुर्ग का। निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत निरंजननाथ, संत रामदास, संत रामचरण, संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों संत हरिदास जी। कौन थे? संत हरिदास जी। राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तकिया, अचकन, बिछिया, गोखरू। पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों बिछिया। क्या है?
बिछिया। ऑप्शन स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबख्श ख्याल संबंध है? अलीबख्श ख्याल है ये कहाँ खेली जाती है? अलवर, करौली, चित्तौड़, चिड़ावा। अलीबख्श ख्याल है इसका संबंध है दोस्तों अलवर से, अलवर से, ठीक है। मेवात से इसका संबंध है और मेवात का जो जिला है वो है अलवर। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? शंकर राव देव समिति का संबंध किससे था? धौलपुर और भरतपुर की जनता से राय जानना कि वो राजस्थान में मिलना चाहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश में। इस समिति में शंकर देव राव के सहित यानी अध्यक्ष के सहित और कितने सदस्य थे? इसमें अध्यक्ष सहित 5, 4, 3, 2 कितने सदस्य थे दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 3। इसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? नीमच में जब जो अंग्रेज सैनिक थे वो हार गए थे और अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो उनको शरण कहाँ मिली? चलावास, कोठारिया, बिथौड़ा, डुंगला। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों डुंगला। डुंगला गांव के रूगाराम नाम के एक किसान ने उनको अपने यहाँ शरण दी थी, ठीक है। डुंगला गांव आएगा। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? अनाज रखने के बड़े बड़े मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, कालीबंगा, जोधपुरा, आहड़। गोरे बंकोट नाम के जो बड़े बड़े मृद भांड है जिनमें अनाज रखा जाता था ये मिले हैं दोस्तों आहड़ उदयपुर में। कहाँ से मिले हैं? आहड़ उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर, आहड़ उदयपुर से ये मृद भांड मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्न में से कौन सा था? गोविंद गुरु जो भीलों के एक बहुत बड़े संत माने जाते हैं, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने एक संगठन स्थापित किया, वो कौन सा था? संप सभा, ब्रह्म समाज, ग्राम सभा, आत्मीय सोसाइटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आसान सा है, अगर आपने पढ़ा है तो इसका जवाब दे सकते हैं। इसका उत्तर आएगा संप सभा, ठीक है। गोविंद गुरु ने भीलों में जन जागृति पैदा करने के लिए संप सभा का स्थापना की थी। निम्न में से किस शासक को अकबर के द्वारा राय की उपाधि प्रदान की गई? अकबर ने किस शासक को राय की उपाधि दी? महाराजा राय सिंह, महाराजा सूर सिंह, महाराजा गंगा सिंह राव कल्याणमल। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए महाराजा राय सिंह। अकबर ने राय सिंह को राय की उपाधि दी, नूरपुर की जागीर भी इनको दी और उसके साथ साथ शमशाबाद की जागीर भी राय सिंह को दी थी, जो कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान गोहिल शासक जैत्र सिंह द्वारा पराजित किया गया था? किस सुल्तान को गोहिल शासक जैत्र सिंह ने पराजित किया? बलबन, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कौन सा शासक था जिसने जैत्र सिंह से हार मिली? इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जैत्र सिंह ने पराजित किया था। ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है? किस प्रशस्ति में दोस्तों कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में किसे कहा गया है? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज प्रथम, रामभद्र। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दोस्तों नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है वो किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप सिंह, राणा कुंभा, सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज चौहान। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये मोहम्मद गौरी के साथ आए थे और उस वक्त राजस्थान पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। तो ऑप्शन ड इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? शाहजहां के 3 पुत्र थे, तीनों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। इसमें औरंगजेब ने किस शासक की सहायता प्राप्त करने की कोशिश की जिनका संबंध मेवाड़ से था? कर्ण सिंह, जय सिंह, राज सिंह, जगत सिंह। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों राजा राज सिंह, ठीक है। राज सिंह से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी।
भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हर जगह अलग अलग प्रजामंडल स्थापित किए गए। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? बयाना, हिसार, रेवाड़ी, भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी। ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य के राज्यपाल से संबंधित किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, यानी कि गलत है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ब। क्या आएगा? ऑप्शन ब, क्योंकि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ये बात एकदम सही है। उसका कार्यकाल लगभग 5 साल होता है। राज्यपाल 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ये बात तीनों सही है। लेकिन राज्य की जो विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती। इसे हटाने का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास होता है। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। हमें पूछा है उपाध्यक्ष कौन थे? निरंजन नाथ आचार्य, लाल सिंह शक्तावत, नारायण सिंह मसूदा, पूनम चंद बिश्नोई। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे दोस्तों लाल सिंह शक्तावत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजस्थान के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। राजस्थान के जो मंत्रिपरिषद है उसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितने मंत्री राजस्थान में हो सकते हैं? 25, 30, 35, 40। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 30। किसी भी विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा उसमें 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, सदस्य संख्या की 15%। राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है और इसका जो 15% है वो है दोस्तों 30। ठीक है, 30 सदस्य राजस्थान में मंत्री हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेह होती है। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? राज्य विधानसभा के प्रति, राज्यपाल के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो जवाबदेह होती है दोस्तों राज्य विधानसभा के प्रति। ठीक है, मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह होती है। फिर अगला सवाल है, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? हमें इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य है। मंत्रिमंडल का सचिव होता है राज्य का प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, सचिवों का प्रमुख होता है, लोक सेवकों का प्रमुख होता है। इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सी बातें सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ए, ब, स, द तीनों। वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, मुख्य सचिव ही मंत्रिमंडल का सचिव होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार भी वही होता है, सचिवों में सबसे प्रमुख वह होता है और जो लोक सेवक है उनका प्रमुख भी मुख्य सचिव होता है। यानी ए, ब, स, द तीनों चारों ऑप्शन आएंगे। तो चारों ऑप्शन है ऑप्शन सी में, ए, ब, स एवं द। ये चारों जो ऊपर बात कही गई है चारों सत्य है, एकदम सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन निलंबित कर सकता है? निलंबित कौन कर सकता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्रपति। इसको निलंबित करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? ऑप्शन बी राज्यपाल के पास। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को राज्यपाल निलंबित कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। हटाने की शक्ति है वो है राष्ट्रपति के पास। फिर अगला सवाल है, पंचायत समिति की आय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पंचायत समिति की आय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनकी आय कहाँ से होती है? यह अपनी आय सरकारी अनुदान, ऋण तथा भूमि, उद्योग, मेले आदि पर कर से वसूल करती है। वह अपनी आय अधीनस्थ ग्राम पंचायतों से वसूल करती है। इनकी आय का एकमात्र स्रोत आयकर है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। पंचायत समिति को आय का जो हिस्सा प्राप्त होता है वो होता है सरकारी अनुदान से, ऋण से, भूमि, उद्योग, मेले आदि पर कर से। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है उसमें योजना बनाने, संपादन करने, क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। किसके पास होती है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा
ग्राम पंचायत के पास। किसके पास होती है दोस्तों? जो नरेगा है उसके आयोजन करने, संपादन करने, क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी होती है ग्राम पंचायत के पास। राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कहाँ होता है? जो बीपीएल परिवार है, ठीक है, बीपीएल, उनका चयन कहाँ होता है? ग्राम सभा में, पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन होता है दोस्तों ग्राम सभा में। कहाँ होता है? ग्राम सभा में। फिर अगला सवाल है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो कथन हमें बताना है। आयोग पूरी तरह से अध्यक्ष के साथ सदस्यों की नियुक्ति के द्वारा गठित किया गया था और मार्च 2000 में कार्यशील हो गया था। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। इनमें से कौन सी बात है गलत है या फिर सही नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन से, ये एक संवैधानिक निकाय है। ये बात गलत है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आयोग पूरी तरह से अध्यक्ष के साथ सदस्यों की नियुक्ति के द्वारा गठित किया गया था और मार्च 2000 में इसने अपना कार्यकाल शुरू कर दिया था। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में टोटल 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल जो भी पहले हो वहाँ तक रहता है। ये बात आपको याद करनी है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। हनुमानगढ़ में नशा रोकथाम हेतु स्कूलों में महीने के किस दिन नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी? किस दिन की जाएगी? 3रे शुक्रवार, 4थे शनिवार, 2रे शनिवार, 4थे मंगलवार। हनुमानगढ़ जिले में नशे को रोकने के लिए हर 4थे शनिवार को नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी। कब? 4थे शनिवार को, हर महीने के 4थे शनिवार को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप कुश्ती में भीलवाड़ा की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? अश्विनी बिश्नोई, कशिश गुर्जर, उपयुक्त दोनों, दिशा फौजदार। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ने एशियन चैंपियनशिप कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। सवाल इसमें कई बन सकते हैं। अश्विनी बिश्नोई का और कोशिका गुर्जर का संबंध है वो किस खेल से है? तो इसका खेल से संबंध है कुश्ती से। ठीक है, अश्विनी बिश्नोई, कशिश गुर्जर जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है वो दोस्तों भीलवाड़ा जिले से है। पीएम एकता मॉल पहल के तहत राजस्थान में कहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? यूनिटी मॉल का निर्माण कहाँ किया जाएगा दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। यूनिटी मॉल का निर्माण है वो किया जाएगा दोस्तों जयपुर में। कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। जयपुर इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहे 24 मंजिला आईपीडी टावर का क्या नाम रखा गया है? सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक 24 मंजिला आईपीडी टावर बन रहा है, इसका नाम क्या है? हेल्थ टावर, निहाल टावर, आयुष्मान टावर, मेडिकल टावर। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहे 24 मंजिला आईपीडी टावर का नाम है दोस्तों आयुष्मान टावर। क्या नाम है? आयुष्मान टावर। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेड़ लगाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए किस अभियान का शुभारंभ किया? पेड़ लगाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कौन से अभियान का आगाज़ किया? एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बेटी के नाम, एक पेड़ बच्चे के नाम, एक पेड़ युवा के नाम। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दोस्तों एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ है वो भजनलाल शर्मा ने किया था। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम। फिर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? जिस तरह से भारत में खेलो इंडिया गेम्स होते हैं उसी तरह से राजस्थान में कौन से खेल का आयोजन होगा? खेलो राजस्थान ओलंपिक गेम्स, राजस्थान अर्बन ओलंपिक गेम्स, राजस्थान रूरल ओलंपिक गेम्स, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों खेलो राजस्थान यूथ गेम्स।
जिस तरह से खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन होता है उसी तरह से राजस्थान में खेलो राजस्थान यूथ गेम का आयोजन करवाया जाएगा। भोपाल में आयोजित मुख्य बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की किस खिलाड़ी ने 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। प्रीति, अनुया प्रसाद, आयुषी पालीवाल, प्रियंका शर्मा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों अनुया प्रसाद। अनुया प्रसाद ने मुख्य बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। भारतीय जनता पार्टी 14 सीट, वोट शेयर है 49.24%। कांग्रेस 8 सीट, वोट शेयर है 37.91%। CPI-M 1 सीट, वोट शेयर 1.97%। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा आएगा? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है? इसमें से ये जो भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीट जीती थी इनका वोट शेयर था 49.24, ये बात सही है। कांग्रेस ने 8 सीट जीती थी और इनको वोट मिले थे 37.91%। CPI-M को 1 सीट मिली थी, इनका वोट शेयर था 1.97%। यानी ये तो तीनों बात सही है। उपयुक्त में से कोई भी बात गलत नहीं है। ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। निजी कंपनियों की तर्ज पर किस संस्थान द्वारा ऊँटनी के दूध को पाउडर के रूप में पौष्टिक व परिरक्षित करने योग्य बनाया जाएगा? जो ऊँटनी के दूध पर काम किया जाएगा। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ऊँट प्रजनन फार्म बीकानेर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यहाँ पर ऊँट के दूध को पाउडर के रूप में पौष्टिक व परिलक्षित करने योग्य बनाया जाएगा। कहाँ पर? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला पहलवान कौन है जिनका चयन ब्राजील में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हुआ है? राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला पहलवान है। कौन है वो? अनीता आर्य, मंजू शर्मा, दीक्षा फौजदार, क्याना परिहार। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों दीक्षा फौजदार। दीक्षा फौजदार राजस्थान की एकमात्र महिला पहलवान है जिनका चयन ब्राज़ील में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हुआ है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है दीक्षा फौजदार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है वो पहलवानी से। किससे है? पहलवानी से। अपना यहाँ तक पेपर है वो आधा हो चुका है। फिर क्वेश्चन है अग्लहास धारा जिस महासागर में से प्रवाहित होती है वह अग्लहास धारा है किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। अग्लहास धारा का संबंध है वो है दोस्तों हिंद महासागर से। किससे है? हिंद महासागर से इसका संबंध है। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से ये जो तीनों रेखा है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है सन 2000 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। 2020 के अनुसार हमें बताने हैं कि कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वो है एशिया के बाद में है अफ्रीका। तो एशिया इसमें ऑप्शन नहीं है तो 1 नंबर पर आएगा अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में जो जनसंख्या वो है यूरोप में, यूरोप के बाद में है उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बाद में है दक्षिणी अमेरिका। यानी ABCD एकदम क्रम में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। निम्न में से किस पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर पवन की संज्ञा किस पवन को दी गई है? मिस्टर, बोरा, हर्मटन, चिनूक। किस पवन को डॉक्टर पवन की संज्ञा दी गई है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों हर्मटन को। ठीक है। हर्मटन जो हवा है इनको डॉक्टर हवा की संज्ञा, डॉक्टर पवन की संज्ञा दी गई है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नांकित में से किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों? आर्थिक सहयोग, निशस्त्रीकरण, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु
आतंकवाद को रोकने हेतु। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों? ये संबंध है भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु। जो तापमान बढ़ रहा है उसको वापस कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का जो आयोजन है वो किया गया था। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। म्यांमार को भारत से अलग करने वाले पर्वतों का क्या नाम है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं जिसमें नागालैंड है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम, इनकी पहाड़ियाँ हैं, ये भारत को म्यांमार से अलग करती है। इनको एक साथ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर नवंबर महीने में भारत के कौन से हिस्से में कौन सी जगह ज़्यादा बारिश होती है? मालवा का पठार, कोरोमंडल तट, पूर्वी पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार। अक्टूबर नवंबर महीने होते हैं मानसून के लौटने के महीने। इस समय जो बारिश होती है वो होती है दोस्तों कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट है ये तमिलनाडु का तट कहलाता है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात और महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। रिहंद बांध परियोजना से जो सिंचाई होती है दोस्तों वो होती है उत्तर प्रदेश और बिहार में। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। फिर सवाल है, सरकार ने किस फसल के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य की घोषणा की है? किस फसल के लिए की है? गन्ना, गेहूं, कच्चा जूट, कॉफ़ी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों ए ऑप्शन गन्ना। FRP की घोषणा वो गन्ने के लिए होती है, बाकी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती है। ठीक है, इसका सही उत्तर आएगा गन्ना। झूम खेती की प्रथा में प्रचलित है। झूम खेती की प्रथा वो कहाँ प्रचलित है? दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। झूम खेती की प्रथा है वो है दोस्तों उत्तर पूर्व में। जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं वहाँ पर जो खेती होती है, जहाँ पर पेड़ काटकर खेती की जाती है वो है झूम खेती। क्वेश्चन नंबर 61 है, 1950 से 90 के दौरान भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता निम्नलिखित थी। 1950 से 90 के दौरान हमें बतानी है। किससे संबंधित? विदेशी व्यापार की विशेषता से संबंधित। विदेशी व्यापार की मात्रा और मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। आयात की तुलना में निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। भारत के विदेशी व्यापार में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप का दबदबा था। इनमें से कोई भी नहीं। 1950 से 1990 के दौरान जो विदेशी व्यापार है उसकी क्या विशेषता थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी। भारत के विदेशी व्यापार में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप का दबदबा था। कब? 1950 से 1990 के दशक के दौरान। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, नीचे भारत के 4 परमाणु संयंत्रों के नाम दिए गए हैं। तारापुर, नरोरा, केगा, काकरापार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण की ओर उसके स्थानों का सही क्रम प्रस्तुत करता है? हमें बताना है कि उत्तर में कौन सा है, फिर उसके बाद में कौन है, उसके बाद में दक्षिण में कौन है, फिर कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा, सबसे पहले जो है वो आएगा नरोरा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में जो है वो आएगा दोस्तों काकरापार, ये है गुजरात में। फिर है तारापुर महाराष्ट्र में, फिर है केगा कर्नाटक में, यानी QSPR है दोस्तों ऑप्शन सी में। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में अगर इसे जचाएंगे तो इस तरह से है इसका उत्तर आएगा। फिर अगला सवाल है, सुमेलित करें, हमें सुमेलित करना है। भिलाई झारखंड, दुर्गापुर उड़ीसा, राउरकेला छत्तीसगढ़, जमशेदपुर पश्चिम बंगाल। हमें इसको सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दोस्तों भिलाई कहाँ है? भिलाई है छत्तीसगढ़ में, यानी 3 में ए आएगा। दुर्गापुर है दोस्तों बंगाल में, यहाँ पर आएगा बी। फिर आएगा दोस्तों जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर है झारखंड में, यहाँ पर आएगा डी। राउरकेला है उड़ीसा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए 3 4 2 1। ठीक है, ए में आएगा 3, बी में आएगा 4, सी में आएगा 2 और डी में आएगा 1। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? किस फसल के लिए ये बात है कि इसके लिए पानी की तो अधिक आवश्यकता होती है लेकिन वो जमाव नहीं होना चाहिए? धान,
जूट, चाय, मूंगफली। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों चाय। चाय के लिए पानी की आवश्यकता तो खूब होती है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। झूम असम, ओनम केरल, कोडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, कुमारी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आएगा दोस्तों कुमारी मध्य प्रदेश। कुमारी है वो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि केरल में कहते हैं, ठीक है, केरल, ठीक है। स्थानांतरित कृषि को केरल में कुमारी कहते हैं। असम में झूम कहते हैं, पोनम कहते हैं केरल में, पोडू कहते हैं आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, वह विकल्प चुने जिसमें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधि हो। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधि आती है? चीनी बनाना, कृषि, सोने का खनन, बैंकिंग। कौन सा इसमें उत्तर आएगा? यह आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बैंकिंग। बैंकिंग है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को क्या बाधा डालता है जो अंतर उष्णकटिबंधीय भीषण क्षेत्र की ओर बहती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? मान हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा श्रृंखला। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। अगला सवाल है, अधिक विदेशी निवेश के कारण देशों के बीच तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। विदेशी निवेश के कारण जो एकीकरण हुआ है, जो संबंध बढ़े हैं विभिन्न देशों के बीच में, उसे क्या कहते हैं? बाजारों का एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, MNC, वैश्वीकरण। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों वैश्वीकरण, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। प्रवास का कौन सा कारण अपकर्षक कारक में आता है? कौन सा कारण अपकर्षक कारक में आता है जिनकी वजह से एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं? बेहतर रोजगार, प्राकृतिक आपदा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर शिक्षा। इस क्वेश्चन का जो जवाब है एकदम आसान है, प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। भारत का प्रमाणिक समय है वो इलाहाबाद के समीप एक जगह है जिसका नाम है नैनी, ठीक है, वहाँ से निर्धारित किया जाता है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। जब भारत आज़ाद हो गया और भारत का संविधान नहीं बना था, तब तक भारत का जो सिस्टम है ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलता रहा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द नहीं है, इसकी जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? संघीय राज्य, राज्यों संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 19, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकता। भारत का संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? कम से कम कितने राज्यों में वो पार्टी राज्य पार्टी का दर्जा हासिल हो जिसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? 2, 3, 4, 6। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी 4। एक ऐसा राजनीतिक दल जो 4 राज्यों में राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है उसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। कम से कम कितने राज्यों में होनी चाहिए? 4 राज्यों में।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद है उसका निर्णय वो कौन करता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये काम करता है? अनुच्छेद 55, 68, 69, 71। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 71। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी बार चुना गया है? आज तक भारत को कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? 4 बार, 5 बार, 8 बार या फिर 10 बार? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 8 बार। ठीक है, 8 बार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें भारत को 8 बार चुना गया है। नेहरू द्वारा शुरू की गई गुटनिरपेक्षता की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने से बचना, संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करना, भारत की आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करना। नेहरू ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी उस नीति का मुख्य उद्देश्य था किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने से बचना। शीत युद्ध के दौरान दुनिया में 2 सैन्य गठबंधन थे, जिसमें एक की अगुवाई अमेरिका करता था और दूसरे की रसिया। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और इसके तहत भारत ने तो अमेरिका का साथ देगा और न ही रसिया का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतों में दोहरे शासन में कौन से विभाग हस्तांतरित किए गए थे? ठीक है, वित्त और रक्षा, शिक्षा और स्थानीय स्वशासन, कानून और व्यवस्था, आंतरिक और राजस्व। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतों को कौन से विभाग हस्तांतरित किए गए? ये किए गए थे दोस्तों शिक्षा और स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा है? सांस्कृतिक समरूपता का बढ़ना, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, खान पान में बदलाव, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण के कारण ये सारे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। विद्यार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए, उन्हें यह न पता हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, वे सीखने के लिए तैयार न हो। इसमें जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थी को तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक वे सीखने के लिए तैयार न हो। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। एक प्रभावी शिक्षक किसे मानेंगे हम? कक्षा पर नियंत्रण करने वाले को, कम समय में अधिक सूचना देने वाले को, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने वाले को, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचने वाले को। तो इस सवाल का जो आंसर है वो एकदम आसान सा है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए जो अभिप्रेरित कर सकता है, जो प्रेरित कर सकता है, वह शिक्षक प्रभावी शिक्षक माना जाएगा। ऑप्शन सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकास के दौरान बच्चों को किन सामाजिक कौशलों की आवश्यकता होती है? बच्चे के विकास के दौरान उनको किस सामाजिक कौशल की आवश्यकता होती है? दूसरों के साथ सहयोग करना, अपनी बात कहना, दूसरों की बात सुनना, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विकास के दौरान बच्चों को दूसरों के साथ सहयोग करना सीखना होता है, अपनी बात कहने का सलीका आना चाहिए, दूसरों की बात सुनना भी आना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा कक्ष पद्धति पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुरूप है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। हमें बताना है कि कौन सी कक्षा कक्ष पद्धति है जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुरूप है। बच्चे के विकासात्मक स्तर के अनुरूप गतिविधियों को प्रदान करना, केवल मुख्य निर्देशों का उपयोग करना बिना व्यवहारिक अनुभवों के, बच्चे की वर्तमान सोच क्षमताओं से असंबंधित अवधारणाओं को पढ़ाना, बच्चे से अन्वेषण के बिना तथ्यों को याद कराने की अपेक्षा करना। इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे तो इसका जवाब एकदम आसान सा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे के विकासात्मक स्तर के अनुरूप गतिविधियां प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, कथन वाइगोत्स्की ने सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व पर बल दिया। कारण संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से सामाजिक निवेश के बिना स्वतंत्र खोज के माध्यम से होता है। सही विकल्प चुनिए। ठीक है,
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। बी और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। सी है सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर इसमें दे रखा है कि ए, ऑप्शन ए में है ए सही है लेकिन आर गलत है, और इसमें दे रखा है, इसमें है कि ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की मुख्य रूप से आलोचना इसलिए की क्योंकि वह, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने की, कैरोल गिलिगन। आलोचना क्यों की, इसकी वजह हमें बतानी है। संबंधों और देखभाल की तुलना में न्याय पर जोर देता है, शैक्षणिक प्रदर्शन पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है, बच्चों की तर्क क्षमता को कम आंकता है, प्रयोगात्मक शोध विधियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, संबंधों और देखभाल की तुलना में न्याय पर जोर देता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक शिक्षक वैश्विक तपन पर एक पाठ के दौरान छात्रों में आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए सुकराती पद्धति का उपयोग करता है। यह विधि किस सिद्धांतवादी के सिद्धांत के साथ सबसे अच्छा रेखा संरेखित होती है। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। स्किनर, प्याजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी, ब्रूनर। ठीक है, ब्रूनर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, इस वीडियो को आप बीच में रोककर इन क्वेश्चन को आराम से पढ़े और उसके जवाब दे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम सिद्धांतों के बारे में सत्य है। अधिगम सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कोर्ट लेविन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक पिताओं में से एक थे। अल्बर्ट बांडुरा ने 3 प्रमुख अवधारणाओं में जीवन स्थान, सदिश, अंतर्दृष्टि के आधार पर मानव व्यवहार और अधिगम का वर्णन किया। कोलर की चिंपांजी पर प्रयोगों से संबंधित पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ एप्स है। स्किनर ने व्यवहार के विकास में कोई उत्तेजना नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं तंत्र का विरोध किया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा, नीचे और भी इसमें ऑप्शन है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन ई है, एक सकारात्मक पुनर्बलक कोई भी उत्तेजना है जिसके हटाने या वापस लेने से किसी विशेष व्यवहार की संभावना कम होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ए सी डी, यानी ऑप्शन ए सही है, सी सही है और डी सही है। बाकी ये 2 है ये गलत है। तो ए सी डी कौन से में है दोस्तों, ऑप्शन ए में, ए सी डी केवल। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का विकास किया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा, बी.एफ. स्किनर द्वारा, ब्रूनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो दिया था दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा ने। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसने व्याख्यायित किया, ये डेफिनेशन किसने दी, आइजेंक, केटल, ऑलपोर्ट, वाटसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दोस्तों केटल ने। ये जो परिभाषा है ये केटल ने दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास परीक्षण, वस्तु समनुक्रम परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन सी, वस्तु समनुक्रम परीक्षण। ये भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी व्यक्तित्व को मापने की एक आत्मनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपीय तकनीक है या फिर प्रयोगात्मक तकनीक है। टीएटी है वो किस तरह की तकनीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दोस्तों प्रक्षेपीय तकनीक। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे टीएटी भी कहते हैं, ये व्यक्तित्व मापने की एक प्रक्षेपीय तकनीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का विभिन्न स्वरूप क्या है। नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल, हास्य भाव, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति हम नाटकीय खेल से कर सकते हैं, बच्चों की रचनात्मक खेल से कर सकते हैं, हास्य भाव से कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मानसिक रूप से निरुद्ध बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 95, 70, 90, 92। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दोस्तों
70, ठीक है। 70 या 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को हम मानसिक रूप से निरुद्ध बालक कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? यह मुख्यतः स्मरण और याद करने के बारे में है। यह मुख्य रूप से भावात्मक अधिगम के बारे में होती है। कई प्रकार में विभेदित किया जा सकता है। यह केवल आनुवांशिक से प्रभावित होती है, पर्यावरणीय कारकों से नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा दोस्तों ऑप्शन सी। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार में विभेदित किया जा सकता है, बुद्धि कई प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार का आरोपण छात्रों में निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन को सबसे अधिक प्रोत्साहित करने की संभावना रखता है? इन तरह के बड़े जो सवाल हैं उनको आप एक बार रोक लें, वीडियो को, सवाल को अच्छे से पढ़ें, फिर इसका जवाब दें। सफलताओं और असफलताओं दोनों को आंतरिक कारकों के लिए आरोपित करना, सफलताओं और असफलताओं दोनों को बाहरी कारकों के लिए आरोपित करना, सफलता को आंतरिक कारणों और असफलता को बाहरी कारणों के लिए आरोपित करना, सफलता को बाहरी कारणों और असफलता को आंतरिक कारणों के लिए आरोपित करना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सफलताओं और असफलताओं दोनों को आंतरिक कारणों के लिए आरोपित करना, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत है जिनका संबंध अभिप्रेरणा से नहीं है? मैकडीलैंड का सिद्धांत, आरोपण का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, मोस्लो का सिद्धांत। अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों समान तत्वों का सिद्धांत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर सवाल है, एक बच्चे का तर्क है कि किसी भी व्यक्ति को केमिस्ट की दुकान से दवा नहीं चुरानी चाहिए, भले ही वह मानव जीवन को बचाने के लिए ही क्यों न हो, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। जबकि दूसरा बच्चा तर्क देता है कि यदि कोई अन्य विकल्प नहीं है मानव जीवन को बचाने के लिए तो दवा चोरी करनी चाहिए। उपयुक्त घटना के साथ संबंधित है। किसके साथ संबंधित है ये घटना? भावात्मक बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर, संज्ञानात्मक नैतिक विकास में व्यक्तिगत अंतर, नियंत्रण केंद्र में व्यक्तिगत अंतर, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा संज्ञानात्मक नैतिक विकास में व्यक्तिगत अंतर, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व की विशेषता है? व्यक्तित्व की विशेषता इनमें से क्या है? यह जीवन भर स्थिर रहता है, यह किसी के व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है, यह अद्वितीय है और एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है, यह पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी। व्यक्तित्व की विशेषता में है कि यह अद्वितीय है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में व्यक्तित्व अलग होता है, ठीक है। दो व्यक्ति का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं हो सकता। किस विधि के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटकर छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा समय करता है? डक्राली प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली, खेल विधि, बिनेटिका प्रणाली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा बिनेटिका प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम को छात्र छोटे छोटे खंडों में छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अपने ज्ञान की परीक्षा समय करता है, ठीक है। बिनेटिका प्रणाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ये अपनी इस मॉडल पेपर का, अपनी इस क्लास का, अपनी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह विचार किसका था? अभिरुचि है वो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये बात किसने कही? रूसो, मारिया मोंटेसरी, मैकडूगल, टीपी नन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी टीपी नन। टीपी नन ने ये बात कही थी। उम्मीद है ये मॉडल पेपर आपको बेहद पसंद आया। अब बताइए कि इन 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। साथ में आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जो 9 मॉडल पेपर है वो आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।